नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष रांगे आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कमांडो डिफेंस एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। में साथियों आज यहाँ पर आज की इस क्लास में साथियों हिंदी के हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे? 37 क्वेश्चन देखेंगे और इन 37 क्वेश्चन में से साथियों आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 26 से 27 का होना चाहिए। यानी कि इन 37 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 27 से लगभग 26 से 27 क्वेश्चन सही करना है और उसके बाद साथियों जीके के क्वेश्चन देखेंगे लगभग 38 और इसमें आपका स्कोर साथियों 16 से 17 का होना चाहिए। यानी कि इससे मिनिमम अगर स्कोर आपका रहता है तो बहुत बुरी बात है और अगर इतना या इससे ऊपर आपका स्कोर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। सिलेक्शन की आपके पूरी संभावना है। देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बिना किसी देरी के बताइए कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहा जाता है? तो साथियों संज्ञा कहा जाता है। बचपन से आपने पढ़ा होगा वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछी जा रही है। इसमें साथियों जातिवाचक संज्ञा बताइए कौन सी? देखिए अगर यहाँ पर भाव की बात करते हैं साथियों यानी कि दुख की बात करते हैं तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम ये किसी का लड़का है, यानी कि अगर किसी लड़के का नाम आ जाए, दुनिया में किसी का भी नाम अगर आ जाता है तो वो आपका साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी वाचक संज्ञा साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये आपकी क्या हो जाएगी साथियों? एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर साथियों लड़का शब्द आ जाए या मैं कहूंगा लड़की शब्द आ जाए या आदमी शब्द आ जाए या औरत शब्द आ जाए, ये सभी के सभी शब्द साथियों जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। पूरी हिंदी को साथियों देखेंगे। हंसपद चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए एक चिन्ह होता है साथियों जो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? हंसपद चिन्ह कहा जाता है। तो जो मैंने लिखा है साथियों इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्ण विराम साथियों आपको चिन्ह पहचानना है, इसमें से कौन सा पूर्ण विराम है बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जैसा चिन्ह है साथियों इसको यही आपका पूर्ण विराम होता है। उसके बाद देखिए सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह साथियों क्या कहलाया जाता है? देखिए अगर बात करते हैं शब्दों की, यहाँ पर बात की गई है। क्या बात की गई साथियों? यहाँ पर शब्दों की बात की गई। जैसे मैं साथियों यहाँ पर लिखूं क्या? मेरा नाम अदनान है। क्या लिखा साथियों? मैंने यहाँ पर साथियों एक तरीके से लिखा मेरा नाम अदनान है। तो ये क्या है? ये एक साथियों सार्थक शब्दों का समूह है। इसमें एक सार्थक शब्द ये है, एक सार्थक शब्द ये है, एक सार्थक शब्द ये है, एक सार्थक शब्द ये है। सार्थक का मतलब होता है कि उस चीज का कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है और सभी सार्थक शब्द है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा वर्ण थोड़ी ना हो जाएगा, ये पूरा पद भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ये वाक्य हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाया जाता है तो आपको साथियों क्या बताना है? आपको वाक्य बताना है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए वर्णों का समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको क्या कहा जाएगा साथियों बताइए। उसको शब्द कहेंगे, वर्ण कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे या वाक्य का अंश कहेंगे साथियों? देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए अब अगर मान लीजिए साथियों मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने लिखा साथियों एक तरीके से विद्यालय। मान लीजिए साथियों मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर विद्यालय। मैंने क्या शब्द लिखा साथियों? मैंने एक विद्यालय शब्द लिखा। अब ये क्या है साथियों? ये एक तरीके से वर्णों का ही तो समूह है। लेकिन अगर मैं साथियों यहाँ पर क्या लिख दूं? मैं यहाँ पर साथियों कुछ ऊट पटांग शब्द लिख दूं तो वो आपका एक सार्थक शब्द नहीं कहलाया जाएगा। इसमें देखिए वर्ण है, वा है, गा है, ला है, ये सब वर्ण है और एक तरीके से वर्णों का समूह है जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है। विद्यालय का कुछ मतलब होता है। तो साथियों ये क्या कहलाएगा? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, इसको शब्द कहा जाएगा। यानी कि ये चीज जो है साथियों जिसको कोई मतलब होगा इसको शब्द कहा जाएगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से ऋण शब्द बताइए कौन सा होता है? देखिए एक होता है साथियों ऋण शब्द। ऋण शब्द का सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे संधि विच्छेद कभी नहीं हो सकता है। क्या? संधि विच्छेद साथियों जिसका ना हो आप उसको देख लो वो ऋण शब्द है। ठीक है ना। और दूसरी अगर बात करते हैं एक शब्द होता है साथियों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का क्या होता है साथियों? संधि विच्छेद हो सकता है। ठीक है ना, इसका संधि विच्छेद हो सकता है और ऋण शब्द का नहीं हो सकता है। कुल मिला के पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा कि विद्यालय का तो यौगिक शब्द है, ये भी एक तरीके से यौगिक शब्द है ये भी, लेकिन ये एक साथियों कैसा शब्द है? इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। ये अपने आप में एक पूरा शब्द है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऋण शब्द हो जाएगा और आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और
बताइए सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर साथियों उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उद्घर्षश्वास कहाँ पर लिखा हुआ साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि शब्दों में किसमें स्वर संधि है, बताइए। देखिए स्वर संधि की अगर बात करते हैं किसमें स्वर संधि है, यहाँ पर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए तपोवन में आपकी विसर्ग संधि है, अगर बात करें अतः एवं वन यानी कि इसमें भी विसर्ग संधि है, और सतधंजन इसमें व्यंजन संधि है। राम धन अयन हो जाएगा साथियों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर संधि किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें, तो आपको एक पीडीएफ दी जा रही है साथियों, जो कि 2006 से लेकर 2024 तक जितनी भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं हो चुकी हैं उन सभी का साथियों हल आपको मिलेगा। यानी कि 2006 में जितनी शिफ्टें हुई थी, 2007 में, 2009 में, 2014 में अभी जो साथियों 4 शिफ्ट हुई थी ना, उनका भी सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए में। मेरा मानना है साथियों 25 रुपए में जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सर्वश्रेष्ठ कंटेंट होगा, और इस पीडीएफ में से कम 65% पेपर आपका फंसेगा। तो साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम तक पहुंच जाएंगे, वहां पर पेमेंट करके साथियों आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल में तो साथियों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। विद्यार्थी की अगर बात करते हैं, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो अगर बात करें साथियों स्वर संधि है। विद्यार्थियों में कौन सा समास है, अगर ये आपसे पूछा जाए साथियों तो कौन सा समास है, तो साथियों इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची साथियों नहीं। देखिए खर को आप सभी लोग जानते हैं कि गधा भी कहा जाता है, खर को गधा कहा जाता है, खर को तिनका भी कहा जाता है और तेज भी कहा जाता है, लेकिन दुष्ट नहीं कहा जाता। वह नहीं कहा जाता है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको साथियों बताने के भोगी का विलोम क्या होगा, बताइए। तो भोगी का विलोम योगी, रोगी, फौजी या भोजन हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों भोगी का विलोम क्या होगा, योगी होगा, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। निर्लिप्त का साथियों विलोम क्या हो जाएगा, बताइए। तो निर्लिप्त का विलोम क्या होगा साथियों, लिप्त होगा। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अचल शब्द की अगर बात करें तो अचल शब्द का अर्थ स्थिर है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, यानी कि एक मतलब तो इसका हो गया स्थिर, दूसरा मतलब इसका क्या होगा साथियों, निश्चल हो जाएगा। साथियों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अनियमित का मतलब क्या होता है, बताइए। अनियमित का मतलब जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियम के अनुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, या जिसका निवारण ना हो सके। तो मैं कह सकता हूँ साथियों क्या कि अनियमित किसे कहा जाएगा, यानी कि जो नियम के अनुकूल ना हो उसको साथियों अनियमित कहा जाएगा। साथियों जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों जिस पर आक्रमण हो, उसके लिए अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं तो आप साथियों क्या बताएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आक्रांत कहा जाता है। तो राइट आंसर अगर आपका भी है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित स्थान बताइए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि के स्थान को क्या कहा जाता है, क्या इसको समंदर कहेंगे, या इसको अंतरिक्ष कहेंगे, या इसको धरती, या इसको विश्व कहेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों इसको अंतरिक्ष कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट बहुत ही जल्द है, यानी कि बहुत जल्द आपकी परीक्षा है। तो परीक्षा से संबंधित ऐसा कंटेंट साथियों आपको दिया जा रहा है कि जिस कंटेंट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाता है। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। देखिए जो देने योग्य है उसको तो साथियों दे कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, दे कहा जा सकता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नीचे एक ही शब्द की वर्तनियां 4 तरह से लिखी हैं, सही वर्तनी का साथियों चयन कीजिए। तो अनुग्रहित साथियों कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं साथियों, ऐसे लिखा जाता है अनुग्रहित। जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा शब्द साथियों शुद्ध है, बताइए। देखिए क्या उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, तो नहीं साथियों, उज्जवल में 2 बार जा आता है और दोनों बार आधा आधा जा आता है। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर साथियों दृंद इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, यानी कि अगर बात करें तो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द एक तरीके से गलत लिखे हुए हैं। तो जिनका आंसर, जो लोग भी यहां
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब क्या होता है बताइए। काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या होता है? छिद्रान्वेषी होना नहीं, समदर्शी होना नहीं, अनपढ़ होना। बिल्कुल सही साथियों, अनपढ़ होना इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, टूट चाप नहीं जुड़े रिसा नहीं, इसका मतलब साथियों आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो मैं कहूंगा साथियों, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने का मतलब क्या होता है साथियों? नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वैराग्य, क्षमा या दया। मैं कहूंगा साथियों, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों टारगेट आपको याद है ना, मैंने आपको दिया था साथियों, हिंदी का टारगेट आपका जो होना चाहिए इन 37 क्वेश्चन में से साथियों लगभग 26-27 का तो आपका स्कोर होना ही चाहिए। तो कितना आपका साथियों हिंदी का स्कोर हो जाता है, आप लोग एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में साथियों वीडियो में जरूर बताएंगे। चलिए, किस रस का स्थायी भाव रति है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रृंगार। आप लोग ध्यान रखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव साथियों रति है। चलिए, अगर बात करते हैं साथियों रसराज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रसपति किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को ही रसपति कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन लिए हैं साथियों, बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल के। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, यति कहा जाता है, यानी कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, तो पर बौरो उर्वशी, क्या तो पर बौरो उर्वशी, सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी और उर्वशी। तो कुल मिला के साथियों शब्दों की क्या हुई है, यहां पर आवृत्ति हुई है। शब्दों की जहां पर भी आवृत्ति हो यमक अलंकार लगा देना। अगर साथियों वर्णों की आवृत्ति हो रही, यानी कि वर्ण रिपीटेशन से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो वहां पर साथियों अनुप्रास अलंकार लगा देना। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, पीपर 5 सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? एक तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उपमा अलंकार हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रानी केतकी की कहानी का रचयिता कौन है, बता दीजिए। चलिए, तो रानी केतकी की कहानी का रचयिता कौन है साथियों? मुंशी इंशाअल्लाह खां है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, रसिक प्रिया के लेखक कौन है, बताइए। तो रसिक प्रिया की अगर बात करें तो केशव दास नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि रसिक प्रिया के लेखक कौन है साथियों? केशव दास ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय भाषा के रूप में जानी जाती है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय भाषा के रूप में जानी जाती है? तो मैं कहूंगा संस्कृत जानी जाती है। आंसर अगर आपका भी है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप चाहते हैं कि डेली आप ये 75 प्रश्नों का एक फुल मॉक टेस्ट देखें, हिंदी का और जीके का, तो साथियों डेली आप क्या करेंगे, इस चैनल को विजिट करेंगे। सर्च बॉक्स में साथियों यूट्यूब में आपको टारगेट सिलेक्शन लिखना है, आपके सामने चैनल आ जाएगा। यहां से साथियों वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर आप इस टाइप की वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा साथियों लाइव क्लास भी हमारी चलती है, रोजाना रात्रि 8 बजे चलती है। उसमें मैं आपके लिए साथियों क्या लेकर आया हूं, उसमें साथियों मैं एक ही क्लास में साथियों एक ही क्लास होती है, उसमें सबसे पहले हिंदी के 37 क्वेश्चन, जीएस के 38 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन। तो ये पूरा मॉडल पेपर होता है साथियों डेली रात्रि 8 बजे साथियों, कितने? डेली रात्रि 8 बजे साथियों ये आपका मॉडल पेपर होता है। तो लाइव क्लास आपकी चलती है साथियों, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी साथियों इस क्लास में प्रवेश लेंगे और बिल्कुल निःशुल्क आपके क्लास है, ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के ये आप लोग ध्यान रखेंगे 31 नंबर का आंसर जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए, जो भाषा एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसको क्या कहा जाता है? राजभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, तो उसको बोली कहा जाता है। क्या? उसको बोली कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, मध्य स्वर साथियों क्या है, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें जो आपका छोटा आ है ना, छोटा आ, ठीक है, ये आपका मध्य स्वर हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। इनमें से संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें, संयुक्त व्यंजन साथियों इसमें से कौन सा है बता, सॉरी संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन तो 4 होते हैं, यहाँ पर संयुक्त स्वर आपसे पूछा गया है। तो ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, ये है या ये है, बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों आपका संयुक्त स्वर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है और ये भी साथियों दीर्घ स्वर है, लेकिन ये इसकी अगर बात करें तो ये संयुक्त स्वर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक साथियों संज्ञा आपसे पूछी जा रही, बताइए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बताइए कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या, रक्षाबंधन की, जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर त्योहार है, ईद है, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, तो ये सब साथियों किसके अंतर्गत आएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। साइकिल बहुत तरीके की होती हैं तो ये जातिवाचक, गेहूं बहुत तरीके के होते हैं, आम बहुत तरीके के होते हैं, तो ये सारे के सारे जातिवाचक हो जाएंगे साथियों। रक्षाबंधन आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। देखिए जिसमें भाव आ जाए, जिसमें भाव आ जाए साथियों वो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि मैं कहूं साथियों कि दोस्ती शब्द में कैसी संज्ञा है, तो साथियों भाववाचक है। मैं कहूं साथियों दुश्मनी शब्द में कैसी संज्ञा है, तो आप कहोगे भाववाचक है। मैं कहूं साथियों मिठास शब्द में कैसी संज्ञा है, मैं कहूंगा साथियों भाववाचक है। जवानी की अगर बात करें, जवानी की हो गया साथियों, या अगर मैं आपसे कहूं बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो साथियों इसमें भाववाचक संज्ञा है। उत्तराई में भी उसी प्रकार से साथियों भाववाचक है, लड़ाई में भी साथियों भाववाचक है, चतुराई में भी भाववाचक है। लेकिन मिठाई शब्द की अगर बात करते हैं तो मिठाई वाचक में, मिठाई की अगर बात करें तो इसमें साथियों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि मिठाई साथियों बहुत तरीके की होती है, मिठाई के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि नदी शब्द की अगर बात करें तो नदी आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नदी के अंतर्गत बहुत सारी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ठीक है। उसी प्रकार मिठाई शब्द के अंतर्गत बहुत सारी मिठाइयां हैं, तो ऐसे अगर शब्द होते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अल्प विराम साथियों क्या होता है, बताइए। देखिए देखिए अगर इसकी बात हम लोग करते हैं ना तो ये आपका कहलाया जाता है साथियों अर्धविराम, ये अर्धविराम होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं साथियों ये इस टाइप का ये आपका अल्प विराम होता है। इतने 2 पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों आप लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा साथियों कि सभी जीके जीएस के क्वेश्चन क्लास में ही आपको तैयार करवा दूं, क्लास में ही आप लोग को साथियों याद करवा दूं। और मात्र 8 से 10 मिनट में साथियों ये 38 क्वेश्चन मैं आपके मनोमस्तिष्क में कैसे फीड करता हूं, ये आप लोग साथियों आज की इस क्लास में देखिएगा। और आपका साथियों टारगेट जो होना चाहिए वो 38 में से साथियों कितना, 16 से 17 क्वेश्चंस करने का टारगेट आपका होना ही होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो कब की गई थी साथियों, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की खोज साथियों किसने की थी। तो किसने, देखिए हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की खोज कहां पर की गई थी, तो धौलावीरा में कहा गई थी। कहां पर की गई थी साथियों, धौलावीरा में की गई थी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। योग दर्शन के प्रतिपादक साथियों कौन है, बताइए। क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पतंजलि शब्द की अगर बात करते हैं, पतंजलि की अगर शब्द नहीं, ये साथियों एक व्यक्ति है, तो पतंजलि की अगर बात करते हैं योग दर्शन के, यही तो साथियों प्रतिपादक है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय है साथियों, बताइए। तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करिए कहां पर है साथियों, ये तो बिहार में है। कहां पर है साथियों, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। बहुत नाम आपने सुना होगा, तो आज आपको मालूम पड़ गया नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हो। मैं उम्मीद करता हूं पहले से ही चीज आपको मालूम होना चाहिए थी। किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, सिक्किम को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को या मध्य प्रदेश को। तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को ही बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मणिपुर की सीमाएं किन राज्यों के समूह से लगी हुई हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ तब्दीली नहीं, कुछ बदलाव नहीं, आपको लगा देना है। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर मेघालय नहीं है गया, नागालैंड होगा, असम होगा, मिजोरम होगा, यानी कि इन अगर 3 राज्यों की हम बात करते हैं तो इनकी सीमाएं साथियों, ठीक है ना, यानी कि मणिपुर की सीमाएं किन राज्यों के साथ लगी हुई हैं, तो साथियों मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ लगी हुई हैं। उसके बाद देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है साथियों, बताइए।
तो यहां पर अगर बात करें 7000 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। कंचनजंगा कहां पर स्थित है, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कहां पर स्थित है साथियों, सिक्किम में स्थित है। कहां पर, सिक्किम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम की राजधानी क्या है, तो साथियों आपको क्या बताना है, गंगटोक ही सिक्किम की राजधानी है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए सह्याद्री नाम का संबंध किससे जुड़ा है बताइए। तो किससे जुड़ा है साथियों, पश्चिमी घाट से जुड़ा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह भी बहुत पूछा जाता है। तो शिवालिक में साथियों स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सबसे पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन साथियों कहां पर आयोजित किया गया था, यानी कि सबसे पहले अगर पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था तो वो साथियों रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, 70वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया गया है। तो कहां पर किया गया है साथियों, इंदौर में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करते हैं साथियों साफ सुथराई के मामले में, क्या साफ सुथराई के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है, कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो आप लोग क्या बताएंगे साथियों, इंदौर आप लोग साथियों शीर्ष पर बताएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन साथियों कहां पर किया है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो कहां पर किया है, वाराणसी में किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों, क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, तो मोक्ष नगरी किसे कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। अगर पूछा जाए साथियों सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां की है, यानी कि यूपी में साथियों सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो वो प्रयागराज की ही साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले साथियों कहां पर की गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो अपने भारत में ही साथियों कपड़ों के विकास के लिए कपड़ों की कपास की खेती सबसे पहले की गई, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य भोजन क्या है, यानी कि जो वैदिक कालीन आर्य थे ना, ये क्या क्या खाया करते थे। तो देखिए ये एक तरीके से, ठीक है, दूध ले लिया, यानी कि जो इनके पास जानवर थे ये उसका दूध का इस्तेमाल करते थे और दूध से संबंधित जो चीजें बन जाती हैं वो उसका इस्तेमाल करते थे। तो वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य भोजन दूध और इसके उत्पाद था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का धर्म मुख्य तौर पर था, क्या था साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो छवियों का पूजन करना, प्रकृति का पूजन और यज्ञ करना। तो ये लोग साथियों जो प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्य थे ना, ये प्रकृति पूजा थे, प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का सबसे पहला सर्वप्रथम गणराज्य कहां पर स्थित था बताइए। तो कहां पर साथियों, वैशाली आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का है कि प्रारंभिक काल का जैन धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो ये बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों कि अर्धमागधी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रारंभिक काल का जैन धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो मैं कहूंगा साथियों अर्धमागधी में लिखा गया था, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है साथियों बताइए। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों इसमें या इसमें। तो लकड़ी आपका यहां पर सबसे सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चारों विकल्पों में से सबसे सही जो होगा वो आंसर डी के साथ जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सूर्य अस्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल रंग होने का कारण क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रकाश का प्रकीर्ण, यानी कि अगर ये सवाल आए तो आंसर आपका प्रकाश का प्रकीर्ण ही होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको एजोला एक तरीके से ये है, क्या कहा जाएगा एजोला, यानी कि आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है बताइए। अच्छा कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सेलेनियम नहीं है। क्या नहीं है साथियों, सेलेनियम नहीं है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई। बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। प्लासी की लड़ाई ये साथियों किसके किसके बीच लड़ी गई थी बताइए। तो प्लासी की लड़ाई मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच तो नहीं, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच तो नहीं, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच साथियों बिल्कुल सही। यानी कि आंसर आपका जो जाना चाहिए वो किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। और प्लासी की लड़ाई हुई कब साथियों, ये आपको बताना है कब हुई साथियों, 1757, 58, 1960, यानी कि इनमें से कोई नहीं, कब साथियों हुई ये एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध था साथियों बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे मंदिरों में भ्रष्टाचार की अगर बात करते हैं तो जो 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन हुआ था, ये मंदिरों में भ्रष्टाचारी जो हो रही थी ना साथियों, इसके खिलाफ था, इसके विरुद्ध था, इसके अगेंस्ट था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? पिता की जगह अगर एग्जाम में साथियों जनक आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आपका नहीं बदलेगा, आंसर आपका यही रहेगा। यानी कि राजा राममोहन राय की अगर बात करते हैं साथियों तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जनक अर्थात पिता साथियों यही कहलाए जाते हैं। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों, बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका कब है, तो आप लोग ये मान सकते हैं साथियों कि आपका एग्जाम जुलाई के एंड में हो सकता है या अगस्त महीने में साथियों हो सकता है। ये 2 महीने एक ऐसे महीने हैं साथियों जिनकी सबसे ज्यादा संभावना है कि इस महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। अब साथियों अगर बात करें आपके पास क्या बहुत अधिक समय बचा है? बिल्कुल समय आपके पास नहीं बचा है। ये 2 महीने, 1 महीना कुछ नहीं होता है साथियों, कुछ नहीं होता है तैयारी के लिए। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि जितने महीने अभी बचे हैं, जितने दिन बचे हैं, इसमें जितनी तैयारी आप कर सकते हैं कर लीजिए। अगर आप चाहें कि 10 दिन यानी कि परीक्षा के अंतिम 10 दिन में मैं तैयारी कर लूंगा या परीक्षा के अंतिम 15 दिन में मैं तैयारी कर लूंगा, एक टीचर ना मैं जानता हूं कि वो मैराथन दे देंगे, एक हिंदी की पूरी मैराथन दे देंगे, एक जीके की पूरी मैराथन दे देंगे, एक मैथ की पूरी मैराथन दे देंगे, एक रीजनिंग की पूरी मैराथन दे देंगे, इससे आपका पेपर निकल जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल आपका पेपर नहीं निकलेगा। मैं कहूं साथियों कि अगर रैंक्स आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल वैसे तो 60,000 वैकेंसी है, लेकिन अगर आप इस टाइप से चलेंगे ना तो आपकी रैंक पता क्या आएगी? आपकी रैंक आएगी साथियों 10 लाख। 10 लाख आपकी रैंक आएगी। यानी कि अगर 10 लाख वैकेंसी निकलती तो आपका नंबर आ पाता अगर आप इस टाइप से पढ़ते, लेकिन वैकेंसी सिर्फ साथियों 60,000 है। तो आपको इस टाइप से नहीं पढ़ना है, आपको साथियों अभी से तैयारी करना पड़ेगी। और टारगेट सिलेक्शन एकमात्र वो चैनल है जो बिल्कुल कंटेंट आपको वो देता है जो परीक्षा में आपको आने के पूरी संभावना होती है। तो एग्जाम तक साथियों अगर आप इस चैनल का साथ देते हैं, यहां से पढ़ते रहते हैं, तो मेरा मानना है कोई दुनिया का माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ, पेपर आपका पढ़ने से बाहर बनाते, यानी कि जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आपका पेपर छपेगा, ये मैं साथियों कह सकता हूं। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं साथियों 64वें नंबर के प्रश्न की। यहां पर प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है साथियों? आत्माराम पांडुरंग है। आंसर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक साथियों कौन थे बताइए। तो कौन थे साथियों? बहरामजी एम मालाबारी इनका नाम था और ये 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्यटन थाना खोला जाएगा बताइए। तो कहां पर साथियों खोला जाएगा? कुशीनगर में खोला जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश किस जिले में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय यानी कि थारू जनजाति संग्रहालय खोला गया है? तो कहां पर साथियों? बलरामपुर। आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश साथियों कौन सा है? भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है या साथियों बांग्लादेश है? तो मैं कहूंगा कि कौन से देश की बात चल रही है? नेपाल देश की बात चल रही है, यानी कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का जो पड़ोसी देश है वो साथियों नेपाल है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बता दीजिए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए, मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम होता है साथियों बताइए। तो क्या आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनके मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पहाड़ ये नर्मदा नदी का उद्गम है, यानी कि अमरकंटक पठार से ही नर्मदा नदी निकलती है। भारत के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या नाम है बताइए। तो इसका क्या नाम है साथियों? लद्दाख इसका नाम है, यानी कि भारत का शीत मरुस्थलीय क्षेत्र लद्दाख ही है।
किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, बताइए। तो अगर साथियों बात करते हैं कि यहां से आपका राइट आंसर जो जाएगा वो बांग्लादेश जाएगा, यानी कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था क्या, पाकिस्तान। क्या अगर बात करते हैं साथियों, भारत का हिस्सा पाकिस्तान हुआ करता था और पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था साथियों बांग्लादेश। तो अगर बात करें बहुत समय पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही देश कहलाया करते थे, यानी कि पाकिस्तान भी भारत के अंदर था और बांग्लादेश भी साथियों भारत के अंदर था। मैं कह सकता हूं कि भारत का पुत्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पुत्र बांग्लादेश है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में वर्तमान समय में राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यों की तो 8 तो राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य हैं, और बात करते हैं केंद्र शासित